हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स में आज हम नैनो मटेरियल्स पढ़ेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार यूनिट नंबर 5 का सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट नंबर 5 के अंदर दो टॉपिक हैं, सुपर कंडक्टर एंड नैनो मटेरियल्स। सुपर कंडक्टर को हम लास्ट वन शॉट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं और आज के वन शॉट लेक्चर में हम नैनो मटेरियल्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम नैनो मटेरियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे कि नैनो मटेरियल्स क्या है, नैनो साइंस क्या है और नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। उसके बाद हम नैनो मटेरियल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे क्वांटम डॉट, क्वांटम वायर्स एंड क्वांटम वेल। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नैनो मटेरियल्स को बनाने के लिए कौन कौन सी अप्रोच का यूज करते हैं। तो दो मेन अप्रोच हमें पढ़नी है, एक हम पढ़ेंगे टॉप डाउन अप्रोच और दूसरी हम पढ़ेंगे बॉटम अप अप्रोच। और यहां पर हम दो मेथड भी पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम नैनो मटेरियल्स को बनाते हैं। एक मेथड है सीवीडी मेथड और दूसरा मेथड है सोल जेल मेथड। और उसके बाद लास्ट में हम नैनो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी एग्जाम की, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में नैनो मटेरियल से दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है। तो नैनो मटेरियल्स को अगर आप अच्छे से पढ़ करके जाते हैं तो यहां से आप 9 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं सुपर कंडक्टर की, तो सुपर कंडक्टर से दो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 7 मार्क्स में। तो मेरा आपको यह सजेशन है कि सुपर कंडक्टर को आपको ज्यादा समय देना है और नैनो मटेरियल्स को आप कम समय में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि नैनो मटेरियल्स का जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो जनरली सुपर कंडक्टर के क्वेश्चन के ऑप्शन में आता है और चॉइस में निकल भी सकता है। इसलिए आपको सुपर कंडक्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसको ज्यादा समय देना है। इसको आप थोड़ा कम समय दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नैनो मटेरियल्स। एक चीज और, ये जो टॉपिक है हमारा नैनो मटेरियल्स, इसके अंदर केवल हमें थ्योरी पढ़नी है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। जबकि नैनो, अगर हम सुपर कंडक्टर की बात करें तो वहां पर न्यूमेरिकल्स भी थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि नैनो मटेरियल्स क्या है। तो देखिए, मटेरियल्स के बारे में तो आप सब जानते हैं, हम पहले यहां पर नैनो वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, नैनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि कितना स्मॉल, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 नैनोमीटर 1 बिलियन ऑफ ए मीटर के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए हमारे पास एक 1 मीटर का वायर है और उस 1 मीटर के वायर के अगर हम 1 बिलियन पार्ट्स कर दें तो एक पार्ट की जो लेंथ होगी वो 1 नैनोमीटर होगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 नैनोमीटर बहुत ही ज्यादा छोटा है, जिसको हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, देख नहीं सकते। क्लियर है? तो 1 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9 मीटर। अब यहां पर एक चीज और आपको समझनी है कि जो नैनो मटेरियल्स होते हैं उनका साइज कितना होता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए जो नैनो मटेरियल्स हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक होता है। यानी कि अगर किसी भी मटेरियल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक है तो हम उस मटेरियल को नैनो मटेरियल्स कहेंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? अब आपसे एग्जाम के लिए यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर नैनो मटेरियल्स। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि नैनो मटेरियल्स क्या है? देखिए, एक तो आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऐसे मटेरियल जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है उनको हम नैनो मटेरियल्स कहते हैं। या अगर हम और एक्यूरेटली डिफाइन करें, मान लीजिए हमारे पास कोई मटेरियल है, मान लीजिए कि ये मटेरियल है, तो इसमें क्या है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और इसकी हाइट भी है। 3 डायमेंशन है। अगर हम 3 डायमेंशन में से कम एक डायमेंशन का साइज 1 मीटर से 100 नैनोमीटर तक कर दें तो ये मटेरियल भी नैनो मटेरियल कहलाएगा। मतलब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी भी हो सकती है, लेकिन अगर इसकी थिकनेस को 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक कर दें तो ये मटेरियल भी आपका क्या कहलाएगा, नैनो मटेरियल कहलाएगा। और थिकनेस इतनी कम हो जाएगी कि उसको देख पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे लगता है आपको नैनो मटेरियल्स का मतलब समझ में आ गया होगा। वो डेफिनेशन नीचे लिखिए, नैनो मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव एटलीस्ट 1 डायमेंशन, कम से कम एक डायमेंशन।
है ना, इन नैनोमीटर स्केल। नैनोमीटर स्केल में होनी चाहिए। नैनोमीटर स्केल का मतलब होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। देखिए अगर कहीं पर भी नैनो स्केल या नैनो साइज लिखा है या नैनोमीटर स्केल लिखा है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर साइज क्या होगा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होगा। तो मुझे लगता है अब आपको नैनो मटेरियल्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि अगर किसी भी मटेरियल की एक डायमेंशन का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक है तो वो नैनो मटेरियल्स कहलाएगा। क्लियर होगी बात? तो अब आपको नैनो मटेरियल्स की डेफिनेशन तो समझ में आ गई। अब ये नैनो मटेरियल्स कौन से मटेरियल्स होंगे? कोई भी हो सकते हैं, मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर्स भी हो सकते हैं। देखो वही यहां पर लिखा है कि नैनो मटेरियल्स कैन बी मेटल, सिरेमिक्स, पॉलीमर्स, कंपोजिट, कोई भी मटेरियल हो सकता है। यानी कि साइज यहां पर इंपॉर्टेंट है। अगर साइज मटेरियल का इसके 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक है तो वो नैनो मटेरियल्स कहलाएगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इतने छोटे पार्टिकल्स का क्या फायदा है? तो ध्यान दीजिएगा। देखिए एट दिस स्केल का मतलब है अगर किसी मटेरियल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक है ना, एट दिस स्केल द मटेरियल एग्जिबिट यूनिक फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज that are significantly different from those of their bulk counterparts। देखिए इसका मतलब ये है, मान लीजिए मेरे पास ये मटेरियल है और हम इसकी कम से कम एक डायमेंशन को नैनो स्केल पर ले जाएं तो इस मटेरियल की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, है ना। और ये प्रॉपर्टी मतलब जब ये मटेरियल बल्क है, बड़ा है, तब इसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी। जब ये नैनो साइज में चला जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सारी प्रॉपर्टीज इसकी चेंज हो जाएंगी। बात समझ में आ रही? और ये जो प्रॉपर्टीज चेंज होंगी ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखिए इसीलिए आज के समय में नैनो मटेरियल्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। मतलब एक नई टेक्नोलॉजी बन गई है, नैनो टेक्नोलॉजी, जहां पर नैनो मटेरियल्स का यूज हो रहा है। और आज के समय में हर एक फील्ड में नैनो मटेरियल्स एंटर होते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अभी हम पढ़ेंगे आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर आएंगे ना। These properties arise। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रॉपर्टीज, मतलब जब हम किसी मटेरियल को नैनो साइज में लेकर के जाते हैं तो ये प्रॉपर्टी चेंज क्यों होती है, इनके चेंज होने का रीजन क्या है। और ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नैनो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी चेंज क्यों हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या है। This property arises या this property changes due to increase surface area to volume ratio। पहला रीजन ये है, इंक्रीज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ध्यान दीजिएगा, मतलब मटेरियल का जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और सरफेस एरिया और वॉल्यूम के रेशियो के इंक्रीज होने की वजह से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो ये एरिया इंक्रीज कैसे होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो बहुत सिंपल है। देखो ये मेरे पास मान लीजिए कोई मटेरियल है, ये क्या है? मटेरियल है। तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा क्योंकि इसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। तो ये क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? LBH। मतलब इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। क्लियर है? और इसका सरफेस एरिया भी होगा। सरफेस एरिया कैसे आएगा? देखो इसमें 6 सरफेस है, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 के 6 सरफेस का अगर आप एरिया जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया हो जाएगा। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए ये पार्टिकल है, अगर मैं इसके 2 पार्ट कर दूं, ये लीजिए 2 पार्ट हो गए। बात समझ में आ रही? अब जरा ध्यान से देखो क्या हुआ। इन दोनों पार्ट का जो वॉल्यूम है वो आधा आधा हो गया। भाई पहले जो टोटल वॉल्यूम था, जब हमने इनको 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो इन दोनों पार्ट का वॉल्यूम क्या हो गया? आधा आधा हो गया। 50% वॉल्यूम बचा। 50% इसमें है, 50% इसमें है। लेकिन क्या एरिया भी 50% हुआ? नहीं। देखो पहले टोटल सरफेस एरिया 6 सरफेस थे उनका था। अब मैंने जब दोनों को अलग कर दिया तो इसमें भी 6 सरफेस है और इसमें भी 6 सरफेस है। यानी कि एरिया का डिक्रीमेंट बहुत कम हुआ है। भाई एरिया केवल ये वाला जो सरफेस था यही तो डिवाइड हुआ होगा 2 पार्ट में, ये और ये। बाकी ये सरफेस और ये फर्स्ट सरफेस तो दोनों में सेम है। तो कहने का मतलब ये है जब पार्टिकल का साइज छोटा होता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत तेजी से डिक्रीज करता है, लेकिन सरफेस एरिया उतनी तेजी से डिक्रीज नहीं करता। तो देखो जैसे यही मैंने एग्जांपल बताया, इसमें वॉल्यूम हो गया 50% लेकिन सरफेस एरिया केवल 1% ही डिक्रीज हुआ होगा। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो वही चीज यहां पर लिखिए, इंक्रीज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। जब पार्टिकल का साइज को हम छोटा करते हैं तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो वो बढ़ता चला जाता है। अब इससे फायदा क्या होगा? देखो
अगर सरफेस बढ़ेगा तो फायदा क्या होगा? आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बात समझ में आ रही? अब सीधी सी बात है, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस के ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ेंगे, तो इसका मतलब रिएक्शन भी बढ़ेगी, क्योंकि पार्टिकल्स ज्यादा होंगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कहने का मतलब यह है, जब पार्टिकल का साइज छोटा होता जाता है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। और अगर केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। तो वही चीज यहां पर लिखी है कि ये प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो के बढ़ने से। दूसरा, क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट। ये क्या है? देखो, हमने फिजिक्स में दो तरह की फिजिक्स हम पढ़ चुके हैं, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। यूनिट नंबर 1 में ही हमने क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ा था और आप अच्छे जानते हैं क्वांटम लेवल, क्वांटम फिजिक्स मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पर चले जाते हैं तो वहां पर लॉ, वहां के जो लॉ और प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब अलग होते हैं। बात समझ में आ रही? यानी कि क्वांटम इफेक्ट की वजह से भी इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, क्योंकि जो नैनो साइज है वो ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर लेवल पर पहुंच जाता है। क्लियर होगी बात? चलिए, एंड अदर फिनोमिना दैट अकर एट नैनो स्केल, और कुछ भी और भी फिनोमिना होती हैं जो कि नैनो स्केल पर होती हैं, जिनकी वजह से प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि जो प्रॉपर्टीज है वो क्यों चेंज होती हैं, तो आपको यही रीजन लिखना है। क्लियर है? अब यहां पर ये जो क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया है कि एक्सप्लेन क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट इन नैनो मटेरियल्स। क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट क्या होता है नैनो मटेरियल्स में, इसको एक्सप्लेन करिए। तो इसमें आपको क्या बताना भाई, क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट कब आता है? जब हमारे पार्टिकल का साइज कहां पर हो जाता है, नैनो स्केल में चला जाता है, तब क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट होता है। बात समझ में आ रही? जिसकी वजह से क्या होती है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो वही लिखा है, क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट अकर्स व्हेन द डायमेंशन ऑफ ए मटेरियल बिकम स्मॉल इनफ, मतलब बहुत छोटी हो जाती है, नैनो स्केल साइज में चली जाती है। जब मटेरियल की डायमेंशन नैनो स्केल साइज में चली जाती है तो वहां पर क्या होता है, क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चेंज होती है। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या लिखा है, दैट द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर। देखो यहां पर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, इज रेस्ट्रिक्टेड इन वन और मोर स्पेशल डायरेक्शन। ये जो वर्ड है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझ में आएगा, मतलब यहां के आगे की लाइन मैं आपको यहां पर समझाऊंगा, क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये लाइन आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर है ना? क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट फंडामेंटली ऑल्टर द इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एट नैनो स्केल। मतलब क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं, और इन दोनों प्रॉपर्टीज के चेंज होने की वजह से ये नैनो मटेरियल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? बाकी इसको अभी अगली स्लाइड पे और डिटेल में समझेंगे ना। अब हम पहले बात कर लेते हैं नैनो साइंस की। नैनो साइंस क्या है ना? देखो, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी, इन दोनों वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आप साइंस और टेक्नोलॉजी का डिफरेंस पहले से भी जानते हैं। भाई साइंस में क्या होता है, साइंस में हम स्टडी करते हैं, मतलब हम साइंस में किसी भी चीज के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं, है ना। तो साइंस के अंदर एक्चुअली में हम स्टडी करते हैं किसी भी चीज के बारे में। लेकिन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो आपने साइंस में स्टडी किया है, जो साइंस में आपने नॉलेज गेन की है, अगर उसको हम फील्ड में अप्लाई करते हैं तो वो क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है। तो वही चीज देखो यहां पर लिखा है, नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज एट नैनोमीटर स्केल। तो अगर आप किसी भी मैटर को स्टडी करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, कहां पर, नैनोमीटर स्केल में। नैनोमीटर स्केल का मतलब है जब उस मैटर का साइज नैनोमीटर स्केल में हो, तो अगर आप उसको स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नैनो साइंस कहते हैं। बात समझ में आ रही? और नैनो साइंस के अंदर जो आपने लॉ पढ़े, जो प्रिंसिपल पढ़े, जब आप उनको अप्लाई करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी बन जाती है। तो देखो वही चीज यहां पर लिखा है, नैनो टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ नैनो साइंस प्रिंसिपल टू डिजाइन, सिंथेसिस, मैनिपुलेशन मटेरियल, डिवाइसेस एंड सिस्टम एट नैनो स्केल। मतलब सिंपल सा मतलब यही है, जब आप नैनो साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, जब उनको आप अप्लाई करते हैं किसी चीज को बनाने में, किसी मशीन को बनाने में, तो वो क्या होती है, नैनो टेक्नोलॉजी होती है। तो यहां पर नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नैनो साइंस या व्हाट इज द पर्पस ऑफ नैनो साइंस। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की
कि नैनो मटेरियल्स के स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। बात समझ में आ रही? अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझिए। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि नैनो मटेरियल्स क्या है। नैनो मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कम से कम एक डायमेंशन 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होती है, उनको हम क्या कहते हैं? नैनो मटेरियल्स कहते हैं। अब यहां पर एक वर्ड इंपॉर्टेंट आ गया कि कम से कम एक डायमेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि 2 डायमेंशन अगर नैनो साइज में होंगी तो भी हमारा पार्टिकल नैनो मटेरियल्स कहलाएगा, और अगर तीनों डायमेंशन नैनो साइज में चले गए तब भी हमारा पार्टिकल नैनो मटेरियल्स ही कहलाएगा। तो यहां पर अब जरा ध्यान देना, अगर किसी मटेरियल की एक डायमेंशन नैनो साइज में होती है तो उसको हम कहते हैं क्वांटम वेल, और अगर किसी मटेरियल की 2 डायमेंशन नैनो साइज में चली जाएं तो उसको कहते हैं क्वांटम वायर, और अगर किसी मटेरियल की तीनों डायमेंशन नैनो साइज में आ जाए तो उसको कहते हैं क्वांटम डॉट। अब इन तीनों को डिटेल में समझ लेते हैं, और ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान देना, यहां पर हर एक स्लाइड में जो भी लिखा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि हमारी जो ये पहली वाली स्लाइड थी, यहीं से 2-3 क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट आपसे 2 नंबर में पूछा जा चुका है, नैनो साइंस आपसे 2 नंबर में पहले पूछा जा चुका है, यहां से भी कई क्वेश्चन 2-2 नंबर में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान देना, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है नैनो मटेरियल्स का, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। चलिए नाउ स्ट्रक्चर ऑफ नैनो मटेरियल, तो 3 तरह के स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं, एक क्वांटम वेल, एक क्वांटम वायर, एक क्वांटम डॉट। तो पहले क्वांटम वेल को समझ लेते हैं। देखिए क्वांटम वेल, ब्रैकेट में मैंने लिखा है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। भाई 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कब बनता है? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तब बनता है जब एक डायमेंशन हमारी नैनो साइज में होगी, मतलब एक डायमेंशन हमारी नेग्लिजिबल होगी तो हम उसको 2D स्ट्रक्चर कहेंगे। भाई आप सब जानते हैं 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें 2 डायमेंशन होती हैं और तीसरी डायमेंशन नहीं होती। नहीं होने का मतलब है नेग्लिजिबल, नैनो साइज में। क्लियर है? तो देखो यहां पर क्या लिखा है, इफ वन डायमेंशन इज रिड्यूस टू नैनोमीटर रेंज, इफ वन डायमेंशन इज रिड्यूस टू नैनोमीटर रेंज, यानी कि किसी भी मटेरियल की अगर हम एक डायमेंशन को रिड्यूस कर दें, छोटा कर दें, कहां तक छोटा कर दें? नैनोमीटर रेंज तक, मतलब नैनो स्केल में ले जाएं, while the other dimension remain the same, बाकी के डायमेंशन सेम रहेंगे, then the structure form is known as quantum well। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ये मटेरियल है, इसमें 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अगर इसकी हाइट को 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक कर दें तो ये क्वांटम वेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कौन सा नैनो मटेरियल कहलाएगा? क्वांटम वेल नैनो मटेरियल ये कहलाएगा। बात समझ में आ रही? तो एक्चुअल में क्वांटम वेल क्या है? एक स्ट्रक्चर है ना। तो देन द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज नोन एज क्वांटम वेल। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको समझ में आ गई होगी। देखो नीचे डायग्राम से भी मैंने समझाया, ये हमारे पास एक मटेरियल है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, सेमीकंडक्टर, कुछ भी हो सकता है ना। ये हमारे पास एक बल्क मेटल है या बल्क मटेरियल है, इसकी हमने एक डायमेंशन को क्या करा, देखो 1 डायमेंशन इन नैनो साइज, इसकी एक डायमेंशन को हमने क्या कर दिया? नैनो साइज में कर दिया। तो अब ये जो बचा ये क्वांटम वेल कहलाएगा। क्लियर होगी बात? तो अब आपको समझ में आ गया क्वांटम वेल क्या है ना। तो चलिए इसमें 1-2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। अब क्वांटम वेल इज अ थिन, क्वांटम वेल क्या है? थिन 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। सीधी सी बात है, जो क्वांटम वेल होगा वो थिन होगा और 2D स्ट्रक्चर होगा, है ना। A quantum well is thin 2-dimensional structure in which charge carrier electron or holes are confined in 1 dimension while they can move freely in other 2 dimension। इस पॉइंट का मतलब समझिए क्या है। देखो जैसे मेरे पास ये है, अगर हम इसकी थिकनेस को 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में कर देंगे तो ये क्वांटम वेल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, देखिए चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे या होल्स होंगे। आप इलेक्ट्रॉन और होल्स के बारे में पहले भी केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ चुके होंगे, है ना। तो इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन और होल्स होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स है, देखिए जब इसका साइज नैनो साइज में नहीं था तो जो इलेक्ट्रॉन और होल्स इसके अंदर प्रेजेंट थे वो तीनों डायमेंशन में मोशन कर रहे थे, मतलब वो लेंथ के अलॉन्ग भी मूव कर रहे थे, वो आपके ब्रेड्थ के अलॉन्ग भी मूव कर रहे थे और वो हाइट के अलॉन्ग भी मूव कर रहे थे। लेकिन जब इसकी हाइट को हमने नैनो साइज में लेकर के चले गए तो अब उन इलेक्ट्रॉन और होल का जो मोशन है वो अब ऐसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये नैनो साइज है और नैनो साइज में कहां इलेक्ट्रॉन और होल मूव कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं
उनका एक डायमेंशन का जो मोशन था वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, कंफाइंड हो गया। और वही यहां पर लिखा है, देखो, क्वांटम वेल इज अ थिन 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर इन विच चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स आर कन्फाइंड इन 1 डायमेंशन व्हाइल दे कैन मूव फ्रीली इन अदर 2 डायमेंशन। मतलब अब वो इस डायमेंशन में मोशन नहीं कर पाएंगे, इसमें करेंगे और इसमें करेंगे। समझ में आ गया? और यही चीज देखो यहां पर भी लिखी थी, क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट अकर व्हेन डायमेंशन ऑफ ए मटेरियल बिकम स्मॉल, मतलब बहुत छोटी हो जाती है, दैट द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर is restricted in one or more spatial direction। इसका मतलब ये है, क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट क्या है? क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट का मतलब ये है कि जब हम साइज को नैनोमीटर स्केल में ले जाते हैं तो एक डायरेक्शन का मोशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट आता है और उसकी वजह से प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? चेंज होती हैं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। क्वांटम वेल आर वाइडली यूज। अब यहां पर इसकी एप्लीकेशन लिखी है कि ये जो क्वांटम वेल है ये कहां पर यूज होता है, मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, नैनो मटेरियल का स्ट्रक्चर है, ये कहां पर यूज होता है। तो क्वांटम वेल आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस एडवांस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग लेजर, एलईडी, लेजर सब जानते हैं, एलईडी सब जानते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, हाई स्पीड ट्रांजिस्टर एंड क्वांटम कंप्यूटिंग डिवाइसेस। मतलब बहुत ज्यादा वाइड एप्लीकेशन है क्वांटम वेल की। अच्छा, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट को अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर इतने छोटे छोटे पार्ट्स कैसे यूज करेंगे, है ना, या इन छोटे छोटे पार्ट्स का क्या मतलब एप्लीकेशन होगी। तो देखिए एक चीज यहां पर ध्यान से समझिए, ये जो इतने छोटे पार्ट्स हैं, ये जो इतना नैनो साइज है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पार्ट्स नैनो साइज में यूज हो रहे हैं। भाई आप एलईडी को आप देख सकते हैं ना, एलईडी में नैनो मटेरियल यूज होते हैं, लेजर में नैनो मटेरियल यूज होते हैं, है ना, ट्रांजिस्टर्स को आप देख सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे नैनो मटेरियल्स होते हैं, इन नैनो मटेरियल्स को ऐड करके हम बड़ा मटेरियल्स बनाते हैं जिनको यूज करते हैं। नैनो मटेरियल्स का मतलब ये नहीं है कि एक नैनो मटेरियल कहीं यूज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। नैनो मटेरियल्स का मतलब है कि नैनो मटेरियल से मिलकर बना हुआ जो स्ट्रक्चर है उसका हम यूज करते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वांटम वायर पे। नाम से ही समझ में आ रहा है क्वांटम वायर जिसमें केवल लेंथ होगी, ना ब्रेड्थ होगी ना हाइट होगी, है ना। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, इफ 2 डायमेंशन आर रिड्यूस टू नैनोमीटर रेंज। अगर हम किसी भी मटेरियल की 2 डायमेंशन को नैनोमीटर रेंज में लेकर के चले जाएं, है ना, while the third dimension remain the same, और थर्ड डायमेंशन सेम रहेगी, then the structure so form is called quantum wire। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे पास ये कोई मटेरियल है, मान लीजिए, है ना, इसमें क्या है, ये आपकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो अगर हम इसकी हाइट को भी नैनोमीटर स्केल में ले जाएं और इसके ब्रेड्थ को भी नैनोमीटर स्केल में ले जाएं तो केवल एक वायर ही तो बचेगा, है ना, और उसी को हम कहते हैं क्वांटम वायर। और क्वांटम वायर कैसा स्ट्रक्चर है? 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक ही डायमेंशन होगी इसके अंदर। बात समझ में आ गई? तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 2, अ क्वांटम वायर इज अ नैनो स्केल स्ट्रक्चर इन विच चार्ज कैरियर, देखो यहां पर फिर से चार्ज कैरियर आ गए, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर कन्फाइंड इन 2 डायमेंशन अलोइंग फ्री मूवमेंट ओनली इन 1 डायमेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो मोशन है वो 2 डायरेक्शन में या 2 डायमेंशन में रेस्ट्रिक्ट हो गया। अब केवल इलेक्ट्रॉन और होल्स कहां मूव कर सकते हैं? ओनली लेंथ के अलोंग, ना ऐसे मूव कर सकते हैं ना ऐसे मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों डायमेंशन कहां चली गई? नैनो स्केल में चली गई। बात समझ में आ रही है? तो वही पॉइंट यहां पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स केवल एक ही डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं, बाकी 2 डायरेक्शन क्या हो गई? रेस्ट्रिक्टेड हो गई। नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं, क्वांटम वायर आर यूज्ड इन। अब मतलब ये एप्लीकेशन है कि क्वांटम वायर का यूज कहां होता है ना। तो क्वांटम वायर आर यूज इन क्वांटम कंप्यूटिंग, फोटोनिक्स, एनर्जी टेक्नोलॉजीज, है ना, एटसेट्रा। एनर्जी टेक, देखिए यहां पर जो कंप्यूटिंग है, फोटोनिक्स है, एनर्जी टेक्नोलॉजीज है, मतलब यहां पर एनर्जी टेक्नोलॉजी का मतलब है ऐसे फील्ड जहां पर जो एनर्जी से रिलेटेड है वहां पर हम इनको यूज करते हैं, जैसे सोलर सेल हो गया, है ना, एनर्जी से रिलेटेड है। तो इसी तरह से कंप्यूटिंग, फोटोनिक्स, इनके भी बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस होते हैं इन फील्ड में भी, तो वहां पर नैनो वायर्स का यूज होता है। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी, जो हमारा नैनो मटेरियल्स है, इनकी बहुत ज्यादा वाइड एप्लीकेशन है और डे बाय डे नैनो मटेरियल्स जो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ये इंक्रीज होती जा रही है हर एक फील्ड में। हर एक फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी अब एंटर होती जा रही है।
देयर साइज एंड स्ट्रक्चर मेक देम हाईली अडेप्टेबल फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी। देखो वही चीज लिखा है कि इनका जो साइज और स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है कि आने वाली जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होंगी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी होंगी, वहां पर इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। सीधी सी बात है, जो नैनो मटेरियल्स है उनका साइज बहुत कम है ना, और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती हैं। जैसे इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, मतलब सारी प्रॉपर्टी लगभग क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती हैं, इंप्रूव हो जाती हैं, जिसकी वजह से आने वाली जो हमारी टेक्नोलॉजीज है या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है उनमें नैनो मटेरियल्स का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो नैनो मटेरियल्स का यूज बहुत जगह पर हो रहा है। लगभग हर एक फील्ड में अब नैनो मटेरियल्स एंटर होते जा रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी एंटर होती जा रही है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? बस सीधी सी बात है, जो डायग्राम होगा, देखो ये क्या हमारा क्वांटम वायर है, इसमें लिखा मैंने 2 डायमेंशन इन नैनो साइज। इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हैं, पहले आप बल्क बनाओ फिर एरो लगा के ये बना दो। मैंने सिर्फ एक बना दिया है, बात समझ में आ रही है? तो आप इसमें ये डायग्राम बना के आएंगे क्वांटम वायर का। इसकी जो 2 डायमेंशन है वो कहां पर है? नैनो साइज में है। एक डायमेंशन कुछ भी हो सकती है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है कि क्वांटम वेल क्या है या क्वांटम वायर क्या है, तो अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है क्वांटम वेल क्या है, तो ऐसा नहीं कि 2 नंबर में आपको पूरा ही लिखना है ना, आप इसमें से 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन डायग्राम जरूर बना देना, है ना। अगर आपसे क्वांटम वायर पूछा जाता है तो इसमें आप 2 नंबर में कम से कम 2 पॉइंट तो लिख देना, डायग्राम बना देना। और कभी कभी ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में भी आ सकता है। जो 7 मार्क्स में आएगा तो आपसे तीनों पूछे जाएंगे, तो आप तीनों के बारे में लिखेंगे और तीनों का डायग्राम भी बनाएंगे। अब हम बात करेंगे क्वांटम डॉट्स की। 0 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब इसमें कोई डायमेंशन ही नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसका मतलब तीनों डायमेंशन नैनो साइज में चली गई। देखो, when all the 3 dimension of the material are reduced to nanometer range, then it is called as quantum dot। तो हम उसको क्या कहेंगे? क्वांटम डॉट कहेंगे। डायग्राम से भी देख सकते हैं आप, यहां पर इसकी तीनों की तीनों डायमेंशन नैनो साइज में है। दिखाने के लिए डायग्राम तो बड़ा ही बनाना पड़ेगा ना, लेकिन इसकी तीनों डायमेंशन लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी नैनो साइज में है। तो ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? ऐसे पार्टिकल को हम कहेंगे क्वांटम डॉट। बोले बात समझ में आ गई ना? क्वांटम डॉट आर, अच्छा एक चीज और देखो, अब अगर ये क्वांटम डॉट है तो जो हमारे चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन और होल्स, अब उनके तीनों डायरेक्शन के जो मोशन है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गए, तीनों डायरेक्शन के। तो क्वांटम डॉट आर नैनो स्केल सेमीकंडक्टर पार्टिकल दैट एग्जिबिट यूनिक इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट। देखिए क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट को, ये जो हमारा क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट है, एक्चुअल में ये जो हमारा 3 हम यहां पर देखो, इसमें अगर हम देखें पहला वाला क्वांटम वेल, तो इसमें भी क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट है। इसकी एक डायरेक्शन में कन्फाइनमेंट हो गया है ना, इसमें 2 डायरेक्शन में है, इसमें तीनों डायरेक्शन में है। तो अगर क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट आपसे मान लीजिए कि 7 मार्क्स में पूछ लिया जाए, तो आप क्या करेंगे? क्वांटम कन्फाइनमेंट को डिफाइन करेंगे और उसके बाद ये तीनों के तीनों एक्सप्लेन कर देंगे, तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। और 2 नंबर में पूछा जाता है तो केवल डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं, क्वांटम डॉट कन्फाइंड चार्ज कैरियर। ये मैं आपको बता ही चुका कि यहां पर जो चार्ज कैरियर होंगे वो तीनों डायरेक्शन में उनका मोशन क्या होगा? रेस्ट्रिक्टेड होगा। क्वांटम डॉट्स हैव ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। अब यहां पर इसकी एप्लीकेशन लिखी है कि क्वांटम डॉट्स का यूज कौन कौन से फील्ड में होता है। जैसे यहां पर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोलॉजिकल इमेजिंग, बायोलॉजिकल इमेजिंग मतलब मेडिकल फील्ड में, है ना, फोटोनिक डिवाइसेस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एनवायरमेंटल मतलब सेंसर वगैरह जो होते हैं, मतलब लगभग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड डिवाइस है, उन बहुत सारे डिवाइसेस में क्वांटम डॉट का यूज होता है। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट है, डायग्राम छोटा सा बना देंगे आप। अब हम चलते हैं आगे। नाउ फैब्रिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, मतलब नैनो मटेरियल्स को कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी अप्रोच है नैनो मटेरियल्स बनाने के लिए, वो हमें यहां पर पढ़ना है। तो फैब्रिकेशन मतलब सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स। देयर आर 2 मेन अप्रोचेस फॉर द फैब्रिकेशन और सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स। तो नैनो मटेरियल्स को बनाने के लिए 2 मेन अप्रोच हैं। कौन कौन से 2 मेन अप्रोच हैं? एक टॉप डाउन अप्रोच और एक बॉटम अप अप्रोच। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। तो अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच क्या है, तो आप क्या करेंगे? इनकी डेफिनेशन लिख देंगे और अगर आपके पास समय है तो ये डायग्राम बना देंगे, क्योंकि डायग्राम बनाने से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए समझ लेते हैं इन दोनों का मतलब क्या, डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो
मतलब हमें यहां पर क्या करना है, नैनो मटेरियल्स को बनाना है। तो यहां पर दो तरह की अप्रोच यूज हो सकती है। मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा मटेरियल है, हमारे पास क्या है, बल्क मटेरियल है, और हमें इस बल्क मटेरियल से नैनो मटेरियल्स बनाना है। तो क्या करना होगा, इसके छोटे छोटे पार्ट्स करने होंगे, इसको नैनो स्केल रेंज में ले जाना होगा। तो देखिए अगर बल्क पार्ट है और उसको हम नैनो पार्टिकल्स में या नैनो मटेरियल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें उसके क्या करने होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स करने होंगे, है ना। जैसे ये फ्रेगमेंट्स है, मतलब कुछ छोटे पार्ट्स हो गए, फिर इनको और छोटा करेंगे और इनको इतना छोटा करते जाएंगे कि इनका साइज कहां चला जाए, नैनो स्केल साइज में चला जाए। और ये इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत ज्यादा इजी काम नहीं है। किसी भी बल्क मटेरियल्स को नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एडवांस मशीन और टूल्स का यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी मटेरियल लें और उसको हम ऐसे करके नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट कर दें, पॉसिबल नहीं है। बहुत ज्यादा एडवांस टूल और टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है किसी भी बल्क मटेरियल को नैनो पार्टिकल या नैनो मटेरियल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए अगर आप किसी बल्क पार्टिकल को नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं तो इस अप्रोच को कहा जाता है टॉप डाउन अप्रोच। क्या कहा जाता है, टॉप डाउन अप्रोच। मतलब आप बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल की तरफ चले गए, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे। नाउ एक दूसरा तरीका भी है, अब हमें नैनो मटेरियल्स बनाने, नैनो पार्टिकल्स बनाने हैं, और हमारे पास क्या एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, तो हम एटम और मॉलिक्यूल्स की हेल्प से भी नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। कैसे भाई, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, पहले उनको क्लस्टर मतलब क्लस्टर की फॉर्म में, मतलब एक गुच्छे की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वहां से हमें क्या मिलेगा, नैनो पार्टिकल्स मिलेंगे। और ये भी इतना इजी नहीं है ना भाई, इससे इजी है लेकिन इतना इजी ये भी नहीं है। इसको बनाने के लिए भी हमें एडवांस टूल्स का यूज करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, नैनो मटेरियल्स को बनाने के लिए दो तरह की अप्रोच यूज होती है, टॉप डाउन और बॉटम अप। देखो इसमें क्या हो रहा है, एटम और मॉलिक्यूल्स की हेल्प से हम नैनो मटेरियल्स को बना रहे हैं, मतलब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। भाई एटम और मॉलिक्यूल्स तो और भी छोटा साइज हो गया ना, और एटम और मॉलिक्यूल्स की हेल्प से हम क्या बना रहे हैं, हम नैनो मटेरियल्स बना रहे हैं। तो इसको कहा जाता है बॉटम अप अप्रोच। भाई यही चीज यहां पर लिखी है, देखो टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच इन्वॉल्व्स, यहां पर दो बार लिखा गया, टॉप डाउन अप्रोच इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन बल्क मटेरियल्स इनटू नैनो स्केल स्ट्रक्चर्स यूजिंग वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। मतलब हम यहां पर क्या करते हैं, बल्क मटेरियल को ब्रेक करते हैं और उसको नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग, अब यहां पर इसको करने के लिए फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल कोई भी प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, या तीनों प्रोसेस का यूज भी यहां पर होता है। नाउ बॉटम अप अप्रोच, देखो अब आपको अगर डायग्राम समझ में आ गया तो इसको आप अपने आप लिख सकते हैं। बॉटम अप अप्रोच इन्वॉल्व बिल्डिंग नैनो मटेरियल, मतलब नैनो मटेरियल्स को बनाना है फ्रॉम द एटम और मॉलिक्यूल्स लेवल, इसेंशियली असेंबलिंग देम एटम बाय एटम और मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल। मतलब हम यहां पर क्या करते हैं, इन एटम और मॉलिक्यूल्स की असेंबली करके क्या बनाते हैं, नैनो मटेरियल्स बनाते हैं, नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं। तो ये दो तरह के अप्रोच का यूज होता है नैनो मटेरियल्स बनाने के लिए। ये अप्रोच है, मेथड नहीं है। अब हम आगे मेथड पढ़ेंगे, दो इंपॉर्टेंट मेथड है जो हमें पढ़ने हैं, जिनकी हेल्प से हम नैनो मटेरियल्स को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सोल जेल मेथड और उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड टू प्रोड्यूस नैनो मटेरियल्स, मतलब नैनो मटेरियल्स को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। तो देखिए बहुत सारे मेथड यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि दो ही हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है वो आपके हैं सोल जेल मेथड और केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। और दोनों ही मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। बात समझ में आ रही, मतलब यहां पर अगर इनमें से कोई भी मेथड अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है तो वो आपसे 7 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो चलिए 1 बाय 1 दोनों को पढ़ लेते हैं। पहले हम बात करेंगे सोल जेल मेथड की। सोल जेल मेथड में क्या होता है, डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी को भी समझ लेंगे। देखिए अगर सोल जेल मेथड से नैनो मटेरियल्स को बनाना है तो क्या वर्किंग स्टेप होंगे, उनको जरा ध्यान से समझिए। स्टेप इन्वॉल्व इन सोल जेल मेथड। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले बनाना होता है सोल। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सोल क्या होता है। देखिए सोल एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना। हमें ये नहीं पढ़ना कि इसको कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से मटेरियल्स डाले जाते हैं या कौन कौन से इसमें
मतलब और भी जो मटेरियल्स के अलावा कुछ और एडिशनल मटेरियल जो होंगे वो इसमें डाले जाते हैं, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ रही? हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है कि सोल को कैसे बनाया जाता है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास सोल होना चाहिए, है ना। और ये सोल क्या है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही? देखो ध्यान दीजिएगा यहां पर, सोल जेल मेथड इज ए पावरफुल एंड वर्सटाइल टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग नैनो मटेरियल्स विद प्रिसाइज कंट्रोल ओवर साइज, मोर्फोलॉजी एंड कंपोजिशन। तो ये तो इसके मेथड के बारे में हो गया कि ये एक बहुत ही पावरफुल और वर्सटाइल टेक्निक नैनो मटेरियल्स को बनाने के लिए, जहां पर जो हमारा साइज होता है ना, प्रिसाइज साइज हमें यहां पर मिलता है, पूरा कंट्रोल होता है साइज के ऊपर, मोर्फोलॉजी एंड कंपोजिशन। मोर्फोलॉजी मतलब जो मटेरियल्स के उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो एकदम परफेक्ट होता है, कंपोजिशन उसका एकदम परफेक्ट होता है ना, जो यहां से नैनो मटेरियल्स बनते हैं। इट इज ए केमिकल प्रोसेस टू सिंथेसाइज नैनो मटेरियल। ये केमिकल प्रोसेस है नैनो मटेरियल्स को बनाने का, क्योंकि हम यहां पर केमिकल्स का यूज करते हैं ना। अब देखो पहला स्टेप, द सोल इज ए कोलाइडल सस्पेंशन। जो ये सोल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो सोल है ये क्या है? एक कोलाइडल सस्पेंशन है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसका नैनो पार्टिकल्स का। बात समझ में आ रही? द डिस्पर्स फेज इन विच साइज ऑफ पार्टिकल इज सो स्मॉल दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या है कि इस सोल के अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है वो इतना स्मॉल होता है कि उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको हम कंसिडर ही नहीं करते, या वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम होता है कि खत्म, मतलब होगा ही नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले हमें क्या लेना? सोल को लेना है। और ये सोल की कंपोजिशन क्या है इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, कंपोजिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब आगे देखो, अब ये जो सोल है ये सीधी सी बात है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्वेंट भी होगा भाई, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो चीजें होती हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो सीधी सी बात है, इस सोल के अंदर जो सॉल्वेंट होगा उस सॉल्वेंट को क्या किया जाता है? वेपोराइज किया जाता है। यानी कि इस सोल के अंदर से जब सॉल्वेंट वेपोराइज हो जाता है, वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास जो बचता है वो जेल होता है। क्या होता है? जेल। देखो वही आगे लिखा है, जेल इज सेमी रिजिड मास। ये क्या होता है? एक सेमी रिजिड मास होता है दैट फॉर्म व्हेन द सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल बिगिन टू एवोपरेट। ये कब बनता है? जब आपका सॉल्वेंट क्या हो जाता है? एवोपरेट हो जाता है सोल के अंदर से, तब हमारा बनता है जेल। एंड द पार्टिकल लेफ्ट बिहाइंड बिगिन टू ज्वाइन टुगेदर इन ए कंटिन्यूअस। भाई जब हमारा जो सॉल्वेंट है वो एवोपरेट हो जाता है तो उसके जो पार्टिकल है वो ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होकर कंटिन्यूअस नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम कहते हैं जेल। बोलो बात समझ में आ गई? अब ये जो जेल है, इस जेल को हम क्या करेंगे? ड्राई करेंगे, मतलब सुखाएंगे और ड्राइड जेल बनाएंगे। कैसा जेल बनाएंगे? ड्राइड जेल। देखो द रिमेनिंग लिक्विड इज रिमूव्ड। देखो सीधी सी बात है, जब जेल बन गया तो जेल के अंदर भी कुछ ना कुछ लिक्विड तो होगा, अब उसको क्या करेगा? करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, है ना। द रिमेनिंग लिक्विड इज रिमूव्ड यूजिंग ड्राइंग प्रोसेस। तो ड्राइंग प्रोसेस का यूज करके बचा हुआ लिक्विड भी हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, है ना, बाय थर्मल ट्रीटमेंट। भाई हीट को प्रोवाइड करेंगे और उसको सुखा देंगे, और जो बचेगा वो ड्राइड जेल बचेगा। कैसा जेल बचेगा? ड्राइड जेल। अब ये जो ड्राइड जेल है, ये जो ड्राइड जेल है, इस ड्राइड जेल को ग्राइंडिंग के हेल्प से हम पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वही चीज आगे नेक्स्ट स्टेप में लिखा है, द ड्राइड जेल इज ग्राइंडेड टू गेट द मटेरियल इनटू पाउडर फॉर्म। तो जब हम इसको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड मतलब पीसना, जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो हमें जो मटेरियल मिलेगा वो पाउडर की फॉर्म में मिलेगा। किसमें मिलेगा? पाउडर की फॉर्म में। नाउ वंस द पाउडर इज ऑब्टेन, जैसे ही हमें पाउडर ऑब्टेन होगा तो इट्स लम्प्स आर रिमूव यूजिंग शिफ्टिंग प्रोसेस। अब उसके बाद शिफ्टिंग प्रोसेस को यूज करके जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होंगी, उन सारी प्रॉब्लम या जो भी उसमें कह सकते हैं कि अनवांटेड चीजें होंगी या जो भी उसमें रेमेडीज होंगी, उन सबको हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, और उसके बाद ऐसा करने पर हमें क्या मिल जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो लास्ट में वही लिखा है, द फाइनल प्रोडक्ट कैन बी डिपॉजिटेड ऑन ए सबस्ट्रेट टू गेट अ थिन फिल्म और वी कैन कास्ट इनटू द डिजायर्ड शेप। मतलब इसके बाद जो हमें शिफ्टिंग प्रोसेस के बाद जो हमें मिलेगा वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, हमारा नैनो मटेरियल्स होगा। क्लियर है? जो कि सबस्ट्रेट के ऊपर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब वहां पर हमारा कोई मटेरियल होगा, सबस्ट्रेट होगा, उसके ऊपर ये नैनो मटेरियल्स क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा, जहां से हमें नैनो मटेरियल्स मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा है। अगर सोल जेल मेथड आपके एग्जाम में आता है, सोल जेल मेथड अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको यहां से स्टार्ट करना है। इसको जरूर बनाना है, अगर इसको नहीं बनाएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से बनाना है।
और इसको बनाने के बाद फिर आपको कुछ करना ही नहीं है। इसको बनाने के बाद आपको अपने आप ये सारे स्टेप याद हो जाएंगे अपने आप, इनको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ज्यादा। क्लियर है ना? एडवांटेजेस ऑफ सोल जेल मेथड, आपको एडवांटेज भी लिख करके आने हैं अगर सोल जेल मेथड आपके एग्जाम में आता है। तो क्या क्या एडवांटेज है देखिए, एक तो ये सस्ता मेथड है, चीप एंड लो टेम्परेचर टेक्निक है, मतलब इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, तो ये इसका एक एडवांटेज है। फाइनल कंट्रोल ओवर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो बहुत अच्छा होता है ना? तो फाइन कंट्रोल ओवर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, तो ये भी इसका क्या एक एडवांटेज है। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इजिली कंट्रोल, तो यहां पर जो रिएक्शंस होती है उसके रेट को कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा इजी है। हाई केमिकल प्योरिटी, और यहां पर जो प्योरिटी होती है मटेरियल की वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ये इसके क्या है एडवांटेज है सोल जेल मेथड के। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जो नैनो मटेरियल्स है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें केवल एक तरह से बेसिक पार्ट पढ़ना है ना? तो इसीलिए हम सोल जेल मेथड को अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें हर एक स्टेप पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। आपसे ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा जाएगा, आपको यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक लिखना है, 7 मार्क्स का ये कंटेंट आसानी से आपका हो जाएगा। बस आपको ये जो आपका ये डायग्राम भी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा चार्ट टाइप का है, इसको आप अच्छे से बना देंगे, है ना? अगर इसको नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे या 1-2 नंबर ही मिलेगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, और नेक्स्ट मेथड है हमारा केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड, जिसको हम सीवीडी मेथड भी कहते हैं शॉर्ट। अगेन इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। केमिकल वेपर डिपोजिशन इज अ वाइडली यूज्ड मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग नैनो मटेरियल्स, मतलब इस मेथड का बहुत ज्यादा यूज होता है नैनो मटेरियल्स बनाने के लिए। क्लियर है? विद प्रिसाइज कंट्रोल ओवर देयर कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, यानी कि यहां पर भी नैनो मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी, साइज होगा या जो कंपोजिशन होगा वो बहुत अच्छा होगा इस मेथड के अंदर जो नैनो मटेरियल्स बनेंगे। अब यहां पर ये डायग्राम है ना? ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अगर ये मेथड एग्जाम में आता है तो ये डायग्राम जैसे मैंने बनाया है आप ऐसे ही बनाएंगे, साफ सुथरा डायग्राम बनाएंगे, है ना? और उसके बाद थ्योरी लिखना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए जरा, सीवीडी प्रोसेस टेक प्लेस इन रिएक्शन चैम्बर। सबसे पहला पॉइंट, ये जो हमारा प्रोसेस है, ये जो मेथड है, ये रिएक्शन चैम्बर के अंदर होता है। सीवीडी प्रोसेस कहां होता है? रिएक्शन चैम्बर के अंदर, है ना? दैट इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, और रिएक्शन चैम्बर को हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। तो ये हमारा रिएक्शन चैम्बर है और ये सीवीडी प्रोसेस इसी रिएक्शन चैम्बर के अंदर होगा, और इस रिएक्शन चैम्बर को हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं 700 डिग्री सेल्सियस क्या है, यहां पर लगभग टेम्परेचर है, जो कि एक हाई टेम्परेचर है, मतलब ये हाई टेम्परेचर टेक्निक है। जबकि सोल जेल मेथड क्या था? लो टेम्परेचर टेक्निक थी। क्लियर है? अब यहां से आप देख सकते हैं ये हमारी क्या है, एक तरह से हीटिंग फर्नेस है। ये हीटिंग क्या है? फर्नेस है, जहां से इसको हीट मिलेगी, और इसका जो टेम्परेचर होगा रिएक्शन चैम्बर का वो 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द प्रोसेस बिगिन। अब ये जो प्रोसेस है ये कब बिगिन होगा, स्टार्ट होगा? द प्रोसेस बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग वन और मोर गैसियस प्रिकर्सर कंपाउंड इनटू द रिएक्शन चैम्बर। अब ये प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? जब हम इस रिएक्शन चैम्बर के अंदर प्रिकर्सर गैसेस को क्या कराएंगे? एंटर कराएंगे। अब ये प्रिकर्सर गैसेस क्या क्या है? ये एक्चुअल में केमिकल्स हैं, गैसेस हैं, जिनके अंदर से नैनो मटेरियल्स आएंगे। बात समझ में आ रही? जिनकी वजह से नैनो मटेरियल्स बनेंगे। तो हमें क्या करना है? इस रिएक्शन चैम्बर के अंदर इन गैसेस को क्या कराना है? एंटर कराना है, और इनके साथ साथ हमें कैरियर गैसेस को भी एंटर कराना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द प्रिकर्सर गैसेस अंडरगो केमिकल रिएक्शन। ये जो गैसेस है इनमें क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस होंगी। क्यों होंगी केमिकल रिएक्शन? क्योंकि हम इसको 700 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन चैम्बर के अंदर इन गैसेस की क्या होगी? रिएक्शंस होंगी, है ना? व्हेन दे एक्सपोज टू हीट इन रिएक्शन चैम्बर, तो यहां पर इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी जब हम इनको क्या करेंगे? रिएक्शन चैम्बर में हीट करेंगे। These reaction break down the precursor gases causing the desired material to deposit onto the substrate। अब देखो, जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने की वजह से ये जो प्रिकर्सर गैसेस हैं ब्रेक डाउन होगी, और इनके ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होगा? नैनो मटेरियल्स
इस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। बात समझ में आ रही? सबस्ट्रेट के ऊपर क्या होते जाएंगे? डिपॉजिट होते जाएंगे। वही चीज यहां पर लिखी है। नाउ दिस रिएक्शन ब्रेक डाउन द, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस डिपोजिशन फॉर्म द फाइनल नैनो मटेरियल, और ये जो डिपॉजिट यहां पर हुआ है यही हमारा फाइनल क्या है? नैनो मटेरियल्स है। बोले बात समझ में आ रही? नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, any unwanted byproducts from the chemical reaction are carried away by a flow of carrier gases। अब देखो, जब यहां पर रिएक्शन होगी तो कोई भी रिएक्शन हो उसमें बाई प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। भाई आप देखोगे, मतलब कोई भी नहीं, बहुत जो रिएक्शन जब होती है तो वहां पर बाई प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। तो यहां पर रिएक्शन होने के बाद जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे उन बाई प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए हम यहां पर कैरियर गैसेस को क्या कराते हैं? फ्लो कराते हैं रिएक्शन चैम्बर में। और ये जो कैरियर गैसेस हैं ये बाई प्रोडक्ट्स को लेकर के इस चैम्बर से बाहर निकल जाएंगे, जिसको हम कहेंगे वेस्ट गैसेस एग्जॉस्ट। और वही पॉइंट यहां पर लिखा है, एनी अनवांटेड बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन आर कैरिड अवे बाय द फ्लो ऑफ कैरियर गैसेस। तो कैरियर गैसेस के फ्लो की वजह से जितने भी अनवांटेड गैसेस थी या बाई प्रोडक्ट्स थे वो बाहर निकल जाएंगे। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा आपका नैनो मटेरियल्स। द थिकनेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फिल्म मतलब जो यहां पर नैनो मटेरियल्स की फिल्म बनेगी, द थिकनेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फिल्म कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडजस्टिंग द टेम्परेचर, प्रेशर एंड गैस फ्लो रेट ऑफ द प्रिकर्सर एज वेल एज ड्यूरेशन ऑफ द डिपोजिशन प्रोसेस। मतलब यहां पर जो नैनो मटेरियल्स बनेंगे, है ना, उन नैनो मटेरियल्स देखिए, थिकनेस एंड प्रॉपर्टीज, जो नैनो मटेरियल्स बनेंगे उनकी जो थिकनेस होगी या उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी उनको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय कंट्रोलिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड गैस फ्लो रेट, एज गैस फ्लो रेट ऑफ द प्रिकर्सर गैसेस एज वेल एज ड्यूरेशन ऑफ द डिपोजिशन प्रोसेस। मतलब डिपोजिशन प्रोसेस का जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, उसको कम करके ज्यादा करके भी हम प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। मतलब यहां पर जो नैनो मटेरियल्स बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज भी किया जा सकता है अगर हम यहां पर किसको चेंज कर दें? टेम्परेचर को, प्रेशर को, फ्लो रेट को, है ना, डिपोजिशन टाइम को चेंज कर दें तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है? नैनो मटेरियल्स की चेंज हो जाती हैं। नैनो मटेरियल प्रोड्यूस बाय CVD-R, मतलब यहां पर ये एग्जांपल लिखें कि इस मेथड से कौन कौन से नैनो मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। तो जैसे यहां पर कार्बन नैनो ट्यूब्स है ना, ग्रेफीन है, नैनो वायर्स हैं, ये क्वांटम डॉट है, थिन फिल्म है, ये सब क्या है? नैनो मटेरियल्स हैं जो इस मेथड से प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में ये मेथड पूछा जाता है तो आपको क्या करना है? यहां से स्टार्ट करना और इस डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाना है अपने एग्जाम में। क्लियर है? साफ सुथरा डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद जब आप डायग्राम बना लेंगे तो डायग्राम को देख के ये पूरी थ्योरी आप अपने आप लिख सकते हैं। एक बार पढ़ोगे, बहुत सिंपल थ्योरी है जिसको आप अपने आप लिख सकते हैं। और उसके बाद इस मेथड के आप क्या करेंगे? एडवांटेजेस लिख देंगे। एडवांटेजेस लगभग सेम है जो लास्ट मेथड के, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई प्योरिटी नॉन मटेरियल्स, एक्सीलेंट कंट्रोल ओवर फिल्म थिकनेस एंड कंपोजिशन, मतलब जो नैनो मटेरियल्स बनेंगे उनकी कंपोजिशन जो होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा कंट्रोल होती है। कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वाइड रेंज ऑफ नैनो मटेरियल, मतलब इस मेथड से बहुत अलग अलग तरीके के नैनो मटेरियल्स को हम बना सकते हैं। एंड प्रोड्यूस यूनिफॉर्म थिन फिल्म, मतलब जो थिकनेस होगी, ये वैसे ऊपर भी आ गया, वो थिकनेस भी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इस मेथड के एडवांटेजेस हैं जो आपको लिख करके आने हैं। बोले बात समझ में आ गई? तो हमने नैनो मटेरियल्स को बनाने के लिए जो मेथड होते हैं वो मेथड भी हमने पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स की। देखिए, नैनो मटेरियल पॉजेस यूनिक प्रॉपर्टीज, ये आप जानते हैं पहले से ही। जो नैनो मटेरियल्स हैं उनमें कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से आज की डेट में नैनो मटेरियल्स इतने ज्यादा यूज हो रहे हैं और नैनो टेक्नोलॉजी हर फील्ड में एंटर होती जा रही है। नैनो मटेरियल possess यूनिक प्रॉपर्टीज कंपेयर टू देयर बल्क काउंटर पार्ट। देखिए, टू देयर बल्क काउंटर पार्ट का मतलब ये है, जैसे हमारे पास कोई बड़ा मटेरियल है, हम उससे नैनो मटेरियल्स बना दें, है ना, तो नैनो मटेरियल्स का जो बल्क काउंटर पार्ट होगा, मतलब जिससे हमने उसको बनाया है, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। अब ये जो नैनो मटेरियल्स होते हैं इनकी यूनिक प्रॉपर्टी क्यों होती है? ये भी आप पहले से जानते हैं, क्योंकि इनका साइज बहुत कम है, हाई सरफेस एरिया है, हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है, क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट होता है। इन सब की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो यूनिक होती हैं। और अब हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज को लिखना है। देखिए, नैनो मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको सभी नहीं लिखनी है, आपको 5-6 प्रॉपर्टी कम से कम याद होनी चाहिए।
तो देखिए पहली प्रॉपर्टी तो आपको याद हो ही चुकी होगी अब तक, हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। अगर आपसे प्रॉपर्टी पूछी जाती है नैनो मटेरियल्स की तो सबसे पहले आप इसी को लिखेंगे, हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। बात समझ में आ रही है? चलिए नाउ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब मैकेनिकल, बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी, जैसे हार्डनेस है मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, टफनेस है, स्टिफनेस है, स्ट्रेंथ है, ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। और जब हम किसी मटेरियल को नैनो स्केल पर लेकर जाते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टी जनरली एनहांस हो जाती हैं, इंप्रूव हो जाती हैं। बात समझ में आ रही? यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। जैसे मैंने यहां पर एक दो लिखा है, बहुत सारी होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, लेकिन यहां पर मैंने दो तीन को लिखा है। नैनो मटेरियल सच एज कार्बन नैनो, देखो यहां पर एग्जांपल भी लिखा है कि जैसा हमारे पास कार्बन नैनो ट्यूब नैनो मटेरियल्स होता है, ग्राफीन होता है, और ये दोनों के दोनों जो नैनो मटेरियल्स होते हैं कैन एग्जिबिट सिग्निफिकेंटली हायर स्ट्रेंथ कंपेयर टू बल्क मटेरियल। मतलब ये दोनों के दोनों नैनो मटेरियल जिस मटेरियल से बने हुए हैं उस मटेरियल के कंपैरिजन में इन दोनों नैनो मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मान लीजिए आयरन है ना, उसको हम नैनो साइज में लेकर के जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी स्ट्रेंथ। बात समझ में आ गई ना? सम नैनो मटेरियल सच एज नैनो वायर, देखो कुछ नैनो मटेरियल जैसे कि नैनो वायर हो गए है ना, नैनो ट्यूब पजेस सुपीरियर फ्लेक्सिबिलिटी एंड टफनेस। मतलब नैनो वायर नैनो ट्यूब्स ये ऐसे नैनो मटेरियल्स हैं जिनकी टफनेस बहुत ज्यादा होती है, और जिनसे ये बने होते हैं उनकी टफनेस इनके बराबर नहीं होती है। तो मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं नैनो साइज में जाने पर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो भी चेंज हो जाती है नैनो स्केल पर जाने पर। देखो वही लिखा है कि द स्मॉलर पार्टिकल आर मोर मैग्नेटिक देन बल्क मटेरियल। मतलब बड़े मटेरियल से छोटा मटेरियल ज्यादा मैग्नेटिक होता है। तो सीधी सी बात है जो नैनो मटेरियल्स होंगे वो ज्यादा मैग्नेटिक होंगे एज कंपेयर टू बल्क पार्ट ऑफ द मटेरियल। बात समझ में आ गई? तो नैनो मटेरियल जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। मतलब नैनो मटेरियल्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं नैनो साइज में जाने पर। नैनो मटेरियल कैन एग्जिबिट ए वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज। मतलब नैनो मटेरियल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी बहुत तेजी से क्या करती है, वेरी करती है नैनो साइज में जाने पर। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। नैनो मटेरियल कैन शो यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज सच एज एनहांस ऑब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, स्कैटरिंग बढ़ जाती है, फ्लोस्किन बढ़ जाती है। तो ये सब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है जो नैनो साइज में जाने पर चेंज हो जाती है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के चेंज होने की वजह से ये नैनो मटेरियल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसीलिए जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो आज की डेट में इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही है। क्लियर है? थर्मल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। सम नैनो मटेरियल्स हैव हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन बल्क मटेरियल। मतलब अगर हम मटेरियल को नैनो साइज में लेकर के जाते हैं तो बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, एनहांस हो जाती है। हाईली रिएक्टिव, तो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि ये नैनो मटेरियल जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ही इनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज हो जाती है। भाई हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये हाई रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। अब देखो यहां पर मैंने एक टेबल बना रखी है, इस टेबल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। देखो जरा इस टेबल को आप देखिए, अगर आपसे एग्जाम में प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स, तो आप यहां पर मैंने कितनी प्रॉपर्टीज लिखी है, 7 लिखी है। कम से कम आप 5 प्रॉपर्टी तो लिख के आएंगे अपने एग्जाम में कम से कम। और अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ जाता है तो आप इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा एक्सप्लेन भी करके आएंगे, क्योंकि 7 मार्क्स में आपको कंटेंट भी ज्यादा से ज्यादा लिखना होगा। और 7 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये टेबल भी बना सकते हैं जहां पर आप बता सकते हैं कि नैनो स्केल जाने पर प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर है, अगर कॉपर सब जानते हैं, कॉपर मटेरियल के बारे में सब जानते हैं। ये जो कॉपर मटेरियल होता है जब ये मैक्रो स्केल में होता है, मतलब बल्क साइज होता है जब इसका, तो ये ओपेक होता है। ओपेक मतलब
आप इसके अंदर से देख नहीं सकते, है ना, ओपेक होता है। लेकिन यही मटेरियल जब नैनो स्केल में चला जाता है तो ये मटेरियल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। मतलब जो मटेरियल ओपेक था वो नैनो साइज में जाने पे ट्रांसपेरेंट बन जाता है। तो सोचिए कितनी प्रॉपर्टीज की चेंज हो गई, है ना। ऐसे ही आगे देखो, जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम एक बहुत ही कॉस्टली मटेरियल है, ये आप सब जानते हैं, प्लेटिनम की ज्वेलरी भी बनती है ना। तो ये जो प्लेटिनम होता है ये इनर्ट होता है, भाई इनर्ट होता है, ये रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ, इसीलिए तो इसकी ज्वेलरी बनती है ना, इनर्ट होता है। लेकिन यही मटेरियल जब नैनो साइज में जाता है तो कैटालाइटिक हो जाता है, मतलब रिएक्शन को और फास्ट कर देता है। तो सोचिए प्लेटिनम की प्रॉपर्टी कितनी चेंज हो गई, जो इनर्ट था वो कैटालाइटिक बन गया। आगे देखो, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बारे में भी सब जानते हैं। एल्युमिनियम जो है एक स्टेबल मेटल है लगभग, लेकिन नैनो साइज में जाने पर ये कंबस्टिबल हो जाता है, बर्न हो जाता है अपने आप, इतना ज्यादा इसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है नैनो स्केल पर। सिलिकॉन जो ऑलमोस्ट इंसुलेटर है बल्क साइज में, लेकिन नैनो स्केल पर जाके ये कंडक्टर बन जाता है। तो देखो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि नैनो साइज में जाने पर भाई कंडक्टर बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, कंबस्टिबल बनना मतलब यहां पर भी देखा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है ना। ये आपका कैटालिटिक हो गया, यहां भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है ना। यहां पर अगर आप देखो तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। गोल्ड, गोल्ड के बारे में भी सब जानते हैं, है ना। जो गोल्ड होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, भाई गोल्ड की ज्वेलरी बनती है सॉलिड फॉर्म में होती है, सब जानते हैं, है ना। तो ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड में होता है कब, ये बल्क पार्ट होता है मैक्रो स्केल पे। लेकिन गोल्ड नैनो स्केल पे जाकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अगर हम गोल्ड को नैनो साइज में ले जाएं तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, गोल्ड का कलर सब जानते हैं येलो होता है, लेकिन नैनो स्केल में जब गोल्ड चला जाता है ना तो नैनो जो गोल्ड होता है उसका कलर ग्रीन हो जाता है या ऑरेंज हो जाता है, मतलब ग्रीन कलर में भी चेंज हो जाता है, नैनो स्केल में जाकर ऑरेंज कलर में भी चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो इतना चेंजेस आते हैं नैनो स्केल में जाने पर प्रॉपर्टीज के अंदर। नाउ एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एप्लीकेशन भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती हैं नैनो मटेरियल्स की। और अब तक हमने जो पढ़ा उससे आपको समझ में आ भी गया होगा कि इनकी जो एप्लीकेशंस है नैनो मटेरियल्स की वो लगभग हर एक फील्ड में है। तो नैनो मटेरियल्स हैव वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस फील्ड, बहुत सारे फील्ड है जहां पर नैनो मटेरियल्स का यूज होता है। जैसे पहला फील्ड हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। नैनो मटेरियल्स स्पेशली कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये हमारा क्या नैनो मटेरियल्स है। क्वांटम डॉट are used in the development of smallest, faster and more efficient electronic devices। देखो नैनो टेक्नोलॉजी का जो यूज है ना वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत ज्यादा हो रहा है। आज के समय में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे हैं जिनका साइज छोटा हो गया है, जिनकी स्पीड बढ़ गई है, जो ज्यादा एफिशिएंट हो गए हैं। तो उसका एक रीजन क्या है, नैनो मटेरियल्स। तो नैनो मटेरियल्स जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब्स है, क्वांटम डॉट्स है, ये आपके यूज होते हैं, कहां पर यूज होते हैं, आर यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। नेक्स्ट, मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है नैनो मटेरियल्स का, और आने वाले समय में इनका यूज और भी ज्यादा बढ़ेगा, हर एक फील्ड में इनका यूज बढ़ेगा। जैसे ड्रग डिलीवरी, नैनो मटेरियल्स कैन बी यूज टू डिलीवर ड्रग्स मोर प्रिसाइजली टू टारगेटेड एरियाज इन द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी का कोई अगर ऐसा पार्ट है जिसमें कोई डिजीज है तो नैनो मटेरियल्स की हेल्प से उस पार्ट तक दवाई को पहुंचाना, ड्रग्स को पहुंचाना इजी हो जाएगा। नैनो मटेरियल्स की वजह से इजी हो जाता है। तो नैनो मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू डिलीवर ड्रग्स मोर प्रिसाइजली टू टारगेटेड एरियाज इन द बॉडी, पर्टिकुलरली इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो अब आप समझ सकते हैं कि नैनो मटेरियल्स का जो यूज है वो मेडिकल फील्ड में हो रहा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा होगा। डायग्नोस्टिक अगेन मेडिकल फील्ड में है। नैनो टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल इन द मेडिकल डायग्नोस्टिक बाय प्रोवाइडिंग फास्टर, चीपर एंड पोर्टेबल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट लाइक एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन। तो मतलब नैनो मटेरियल्स की जो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, वो मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में तो मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में ही यूज हो रही है नैनो टेक्नोलॉजी। और आगे बढ़ते हैं, एनर्जी के फील्ड में बहुत ज्यादा यहां पर भी यूज है। जैसे कि सोलर सेल में नैनो मटेरियल्स का यूज होता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो इंप्रूव हो जाती है। तो नैनो मटेरियल्स लाइक क्वांटम डॉट्स एंड क्वांटम वायर आर यूज टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल। मतलब सोलर सेल की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए हम सोलर सेल के अंदर क्या यूज करते हैं, नैनो मटेरियल्स का यूज करते हैं।
बैटरीज, जो बैटरी है अगर उसमें नैनो मटेरियल का यूज किया जाएगा तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, उसकी चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है ना, और साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो नैनो मटेरियल आर यूज्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ बैटरीज बाय इंप्रूविंग एनर्जी स्टोरेज, कैपेसिटी एंड चार्जिंग स्पीड। जैसे कि लिथियम आयन बैटरी जो आज के समय में यूज भी हो रही है, तो वहां पर भी क्या है, नैनो मटेरियल्स का यूज है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस मतलब ये तो हम पहले भी देख चुके, मटेरियल साइंस मतलब जो मटेरियल है ना, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उनको इंप्रूव करने के लिए नैनो मटेरियल्स का यूज करते हैं। नैनो मटेरियल आर यूज टू डेवलप स्ट्रॉन्गर एंड लाइटर मटेरियल्स, मतलब अगर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लाइटर मटेरियल को डेवलप करना है तो हम नैनो मटेरियल्स का यूज करते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो हमारे एरोस्पेस, जैसे कि जो एरोस्पेस या रॉकेट है, उनमें क्या होगा भाई, अगर आप नैनो मटेरियल्स का यूज करेंगे तो जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और वेट होगा कम। तो ये फायदा है नैनो मटेरियल्स का। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब नैनो मटेरियल्स की हेल्प से हम वाटर प्यूरिफिकेशन और एयर प्यूरिफिकेशन ये भी कर सकते हैं, मतलब जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उनको इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैनो मटेरियल्स। एग्रीकल्चर फील्ड में भी नैनो मटेरियल्स का यूज होता है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए। तो अब आप देखिए, ये मैंने केवल कुछ एप्लीकेशन लिखी है नैनो मटेरियल्स की। नैनो मटेरियल्स की इससे बहुत ज्यादा वाइड एप्लीकेशंस है। बात समझ में आ रही? आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहां पर कम से कम आपको 5-6 एप्लीकेशन तो लिख करके आनी है। बात समझ में आ रही है ना? अब लास्ट में एक चीज और पढ़ लेते हैं, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ नैनो मटेरियल्स। भाई अभी तक हम केवल फायदे की बात कर रहे थे, लेकिन आप जानते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी हो, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी के केवल एडवांटेजेस ही होंगे, भाई उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। बात समझ में आ रही है? कोई भी, कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उसके डिसएडवांटेज तो होंगे ही होंगे। तो यहां पर आपको यह भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि नैनो टेक्नोलॉजीज के, नैनो मटेरियल्स के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो देयर आर सेवरल डिसएडवांटेजेस ऑफ नैनो मटेरियल। देखिए, नैनो मटेरियल जितने फील्ड में यूज हो रहा है, या नैनो टेक्नोलॉजी जितने फील्ड में यूज हो रही है, उन सभी फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी के, नैनो मटेरियल्स के डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन यहां पर मैंने केवल 2 डिसएडवांटेज, 2 फील्ड यहां पर केवल लिखे हैं, है ना। बाकी आप अगर देखो, सीधी सी बात है, डिसएडवांटेज अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो 7 मार्क्स में तो नहीं आएगा, है ना भाई। किसी क्वेश्चन के साथ में ऐड होके आ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का पार्ट होगा, इसलिए मैंने ज्यादा लिखा नहीं है। बाकी हर एक फील्ड में नैनो मटेरियल्स के डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है ह्यूमन हेल्थ के लिए, है ना। हेल्थ रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क है हेल्थ में। देखिए रिस्क क्यों है भाई, सिंपल सी बात है, जो नैनो मटेरियल्स है उनका साइज इतना छोटा है, इतना छोटा साइज है कि अगर ये नैनो मटेरियल्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाए तो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि साइज इतना छोटा है, बॉडी के अंदर जाना भी इजी है। ये तो इतना छोटा पार्टिकल होता है नैनो मटेरियल्स कि हमारी स्किन से भी चला जाएगा। बात समझ में आ रही? और जब स्किन से ही नैनो मटेरियल्स बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो सीधी सी बात है, बॉडी के किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा हेल्थ का रिस्क है इससे, नैनो मटेरियल से। मतलब सीधी सी बात है, नैनो मटेरियल्स मेडिकल फील्ड में यूज हो रहे हैं, जिससे कि डिजीज के लिए यूज हो रहे हैं। लेकिन यही नैनो मटेरियल्स अगर बॉडी के अंदर चले जाएं, अनवांटेड चले जाएं, तो ये हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकते हैं। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड हाई रिएक्टिविटी, भाई स्मॉल साइज के होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। नैनो मटेरियल्स कैन बी पेनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन, ये मतलब बॉडी की सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। इंटरेक्ट विद सेल्यूलर कंपोनेंट, हमारे जो सेल्यूलर कंपोनेंट होते हैं बॉडी के, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, है ना, और उनको डैमेज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? डैमेज कर सकते हैं। दिस कुड लीड टू इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड सेल डेथ। तो देखिए ये क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। कहाँ, किसके लिए? ह्यूमन बॉडी के लिए। और भी है, ऐसा नहीं कि केवल यही ह्यूमन बॉडी। और देखो, नैनो पार्टिकल ड्यू टू देयर स्मॉल साइज कैन इनहेल डीप इनटू द लंग्स। अगर मान लीजिए ये हमारे लंग्स के अंदर चले जाए तो वेयर दे कॉज इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन। मतलब सीधी सी बात है, बॉडी के अंदर अगर नैनो पार्टिकल्स जाएंगे तो बॉडी के किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इनका रिस्क है ह्यूमन हेल्थ के लिए। बोले बात समझ में आ रही है? नैनो पार्टिकल में पेनिट्रेट द स्किन मोर इजिली, मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि स्किन को भी पेनिट्रेट करके हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये आपका डिसएडवांटेज आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नैनो मटेरियल्स का क्या मतलब, नैनो मटेरियल्स की वजह से ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। एनवायरमेंटल इंपैक्ट,
एनवायरमेंटल मतलब एनवायरमेंट पे इनका क्या इंपैक्ट होगा? सीधी सी बात है, ये नैनो पार्टिकल्स अगर एनवायरमेंट में इनका अमाउंट बढ़ेगा तो ये सीधी सी बात है, एक तरह से जो हमारा एनवायरमेंट है वो हेल्दी एनवायरमेंट नहीं होगा। मतलब एक तरह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को ये क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। भाई एक तरफ तो नैनो मटेरियल्स को हम यूज कर रहे हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, एयर प्यूरिफिकेशन के लिए, पॉल्यूटेंट को खत्म करने के लिए, और दूसरी तरफ ये नैनो पार्टिकल्स भी हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्या है, हार्मफुल है। तो ये क्या हो गए, इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। अब यहां पर देखिए जो ये टॉपिक है नैनो मटेरियल्स या यूनिट नंबर 5, ये यूनिट नंबर 5 जो है AKTU के सिलेबस में 2 साल पहले ऐड हुई थी। उससे पहले ये टॉपिक हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था। तो अब तक जो इंजीनियरिंग फिजिक्स का पेपर है 4 बार पेपर हो चुका है जिसमें ये यूनिट नंबर 5 आई है। तो 4 पेपर हमारे इंजीनियरिंग फिजिक्स के हुए हैं पिछले 2 साल में, और उन चारों पेपर में इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे मैंने यहां पर लिखे हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया। हमने जो पढ़ा है क्या सब कुछ उसी में से पूछा गया, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज टॉप डाउन एंड बॉटम अप मेथड, ये 2 नंबर में पूछा गया यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2024 में सेकेंड सेमेस्टर में। टॉप डाउन और बॉटम अप मेथड या बॉटम अप अप्रोच पढ़ चुके हैं, हम दोनों पढ़ चुके दोनों अप्रोच को। बस आपको वहां पर ये दोनों अप्रोच लिखनी है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को अब इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, व्हाट आर द चेंजेस इन द प्रॉपर्टी दैट टेक प्लेस इन द मटेरियल व्हेन इट्स साइज रिड्यूस टू नैनो स्केल। मतलब अगर मटेरियल का साइज नैनो स्केल में रिड्यूस कर दें तो प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो एक तरह से यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। एक तरह से आपको यहाँ पर नैनो मटेरियल की प्रॉपर्टीज को ही लिखना है। गिव सम एग्जांपल, आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप ये टेबल भी बना सकते हैं, देखो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं प्रॉपर्टी में, या और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी आप में जो एग्जांपल है उनको आप लिख सकते हैं। क्लियर है? ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस प्रॉपर्टी चेंजेस। अच्छा ये भी बताना है कि इसका क्या रीजन है कि ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो रीजन तो मैंने आपको बताया था, क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाता है ना। तो इनकी वजह से प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप इजीली लिख सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट है इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए। भाई आप प्रॉपर्टीज जो चेंज होती है वो सारी प्रॉपर्टी यहां लिख सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, रीजन आप लिख सकते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, और 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के सेकंड सेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट इन नैनो मटेरियल्स। मतलब यहां पर आपको क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट जो होता है नैनो मटेरियल्स में उसको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं, और ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछा गया था। अगर यही क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो इसमें आप क्वांटम वेल, क्वांटम डॉट और क्वांटम वायर को भी एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि वो भी क्वांटम कन्फाइनमेंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नैनो साइंस। तो यहाँ पर आपको नैनो साइंस का पर्पस लिखना है। तो आप पहले नैनो साइंस को डिफाइन कर देंगे, है ना, और फिर नैनो साइंस का पर्पस क्या है, नैनो साइंस की जो प्रिंसिपल्स है, जो मेथड्स है ना, वो अप्लाई करते हैं जब हम, तो हमें क्या नैनो टेक्नोलॉजी बन जाता है। बात समझ में आए? तो वही सब आपको यहाँ पर लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम वेल। और ये क्वेश्चन देखिए इसके आगे भी है, डिस्कस एनी वन मेथड। आपको दोनों में से कोई एक मेथड को डिस्कस करना है नैनो मटेरियल्स बनाने के लिए। और ये क्वेश्चन आपसे 7 मार्क्स में पूछा गया था 2024। एक मिनट, ये 2024 का सेकंड सेम, ये 2024 का फर्स्ट सेम। ये 2024 नहीं है, 3 है। ये 2023 के, एक मिनट, ये हमारा नहीं ठीक है, ये सेकंड सेम का हो गया। ये भी अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन हमारे पहले वाले सेकंड सेम के हैं 2024। ये फिर हमारा 2024 फर्स्ट सेम का है, और ये भी हाँ ठीक है 24, ये भी फर्स्ट सेम, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए ना 2 सेमेस्टर में, है ना। कितने क्वेश्चन हो गए? 4। तो यहां तक के क्वेश्चन हो गए। तो आपको मेथड हम पढ़ चुके हैं, दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छे से आता है उसको कर देंगे हम। ज्यादा इजी रहेगा CVD मेथड, क्योंकि इसमें बड़ा सा डायग्राम होता है ना। तो ये मेथड ज्यादा सही है। बाकी आपको जो अच्छे से आता है उसको आप इसमें कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम वेल। देखो क्वांटम वेल 2 नंबर में पूछ लिया, क्वांटम वेल 2 नंबर में आपसे पूछा, तो आपको केवल क्वांटम वेल लिखना है।
क्वांटम डॉट या क्वांटम वायर को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना है। तो क्वांटम वेल भी हम पढ़ चुके। डिस्कस द प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल, मतलब आपको यहाँ पर नैनो मटेरियल की प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन लिखनी है। तो अब क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दोनों को पूछा है, तो ऐसा नहीं कि आप सारी प्रॉपर्टी और सारी एप्लीकेशन लिखना, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। व्हाट आर द रिस्क ऑफ यूजिंग नैनो मटेरियल्स टू ह्यूमन बॉडी, मतलब नैनो मटेरियल का क्या रिस्क है नैनो मटेरियल को यूज करने के में ह्यूमन बॉडी के लिए, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं क्या रिस्क है ना। तो यहां पर आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना, जितना मैंने आपको समझाया उसको अच्छे से पढ़ लेना है। राइट डाउन एनी टू एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल, नैनो मटेरियल की 2 एप्लीकेशन लिखनी है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 मार्क्स, ये 7 मार्क्स, उसके बाद ये 2 मार्क्स, ये 7 मार्क्स, उसके बाद ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये नीचे वाला आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहां पर केवल आपको नैनो मटेरियल की 2 एप्लीकेशन लिखनी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और लास्ट, व्हाट आर द नैनो मटेरियल, नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं आपको डिफाइन करना है। एक्सप्लेन ब्रीफली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम डॉट, क्वांटम वायर एंड क्वांटम वेल। देखो इसमें तीनों पूछ लिए, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अब तक आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं, और अगर आप देखें लगभग सब कुछ पूछा जा चुका है, कुछ बचा नहीं है, थोड़ा बहुत ही एक आध टॉपिक बचा है बस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें, तो यही इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस बार भी पूछे जाएंगे। क्लियर है। और आपके जो इंटरनल एग्जाम हैं उनमें भी यही क्वेश्चन आपसे यूनिवर्सिटी इंटरनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये नैनो मटेरियल्स का टॉपिक था, ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। सिंपल सा टॉपिक है, अगर आप इसको ठीक से समझ के पढ़ लेंगे तो थ्योरी को याद करना आसान हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर हमारी जो यूनिट नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हो गई, और इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो हमारा सिलेबस है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू वेरी मच।